दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पैनल के बारे में जानकारी लेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। डायग्राम को पढ़ना भी सीखेंगे। इसमें छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को भी समझेंगे और साथ साथ इस डायग्राम के माध्यम से जो वायरिंग हुई है उसको भी अच्छे से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसके अंतर्गत जो पार्ट है वो समझ लें ताकि क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर एक इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, एक टाइमर रीसेट है, एक टाइमर ऑन का है। जो प्रोसेस टाइम है उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसेस टाइम है, जो प्रोसेस टाइमर है उसके लिए, ठीक है। फिर ये ब्लेंडर को इंच में चलाएगा, मशीन है जिसका नाम ब्लेंडर है उसके लिए है। फिर ब्लेंडर स्टॉप का और ब्लेंडर स्टार्ट का ये पुश बटन आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये इंडिकेटर है, ब्लेंडर ऑन, ब्लेंडर ट्रिप और इमरजेंसी प्रेस्ड होगा। जैसे ही इमरजेंसी आप प्रेस करेंगे यहाँ पर तो इंडिकेटर यहाँ पर जलेगा। फिर ये प्रोसेस टाइमर है, थोड़ा नज़दीक करके दिखा दो। प्रोसेस टाइमर है, उसके बाद 3 इंडिकेटर है, RYB का 3 फेज का इंडिकेटर है, ठीक है। तो इन सब को हम इस वीडियो में समझेंगे और वायरिंग भी देखेंगे इसका। जैसे इसके पीछे देख लेंगे तो आपको दिखेगा इमरजेंसी में 2 एलिमेंट लगे हैं, एक NO और एक NC। और जो आपको ये 2 दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका टाइमर रीसेट का, इसमें NO लगा हुआ है और जो आपका ये सिलेक्टर स्विच है ऑन ऑफ का टाइमर के लिए, इसमें भी एक NO लगा है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इंच में चलाने वाले पे, इंच वाले में चलाने के लिए आपको एक NC और एक NO 2 एलिमेंट लगे हुए हैं। और जो स्टॉप का है उसके लिए NC और स्टार्ट के लिए NO पुश बटन लगे हुए हैं। पुश बटन के एलिमेंट आप देख सकते हैं NC और NO, ये स्टॉप ये स्टार्ट। बाकी ये इंडिकेटर आपको समझ में आ रहा है, ये भी इंडिकेटर। और ये प्रोसेस टाइमर का ये आपको कनेक्शन टर्मिनल है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। अभी जस्ट बता दूं दोस्तों, ये अपना जो देखेंगे तो ये 25 HP स्टार डेल्टा ब्लेंडर मोटर के लिए ये डायग्राम है। और इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये सारी वायरिंग आपको समझाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा ताकि कुछ पॉइंट होती है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप देखे होंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ पर स्टार का भी यूज़ किया जाता है और डेल्टा का भी पॉइंट यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें केवल डेल्टा ही यूज़ आपको देखेंगे तो स्टार ही यूज हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये 16 नंबर यूज है, बाकी डेल्टा का कोई टर्मिनल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों है, कैसा है, ये भी हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट आप डायग्राम पढ़ते चलिए और एक एक करके इनको समझते चलिए। जस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ मोटर को। ये अपना 25 HP का मोटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको डेल्टा 415 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। इसको हम स्टार डेल्टा में चलाएंगे। और ये 18.5 किलोवाट और 25 HP, जो कि लगभग इसका फुल लोड करंट, इसका अधिक से अधिक लोड दे सकते हो 33.5 एम्पियर तक। और RPM जो है 1460 और इफिशियंसी 91.2 और इसका पावर फैक्टर 0.84 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिख रहा होगा ये 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी पर ही काम करेगा। बाकी ये सारी डाटा है जो आप देख सकते हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम आपको आते हैं यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू में आपको दिखा दूँ, एक ये पेज है जिसके अंदर लिखा हुआ 2 पोल MCB 6 एम्पेयर का, ये कंट्रोल के लिए यूज किया गया है, कंट्रोल के लिए। इसको हम देखते चलते हैं। तो ये 6 एम्पेयर का दिख रहा है, यहाँ पर दिखाओ 6 एम्पेयर का कंट्रोल का MCB है, ठीक है। दूसरा इसमें 3 पोल का MCB जो कि 63 एम्पेयर का है, वो पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये 63 एम्पेयर का पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद आपको C1 जो कि 25 एम्पेयर का 25 एम्पेयर का है, मेन लगा हुआ। C1 मतलब यहाँ पर कंडक्टर है, C1 कंडक्टर जो कि मेन है। उसके बाद C2 जो कि आपका डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है मेन और डेल्टा। और C3 जो कि स्टार है,
ठीक है, C3 जो कि स्टार का कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर टाइमर है वो आपको दिख रहा होगा, स्टार डेल्टा टाइमर जो कि 800 SQ का जो आपको देखें सेलेक्ट कंपनी का टाइमर है, ठीक है। अब ये आपने इसका ओवरव्यू देख लिया है, फिर आपको मैं एक बार दिखा दूँ टर्मिनल को भी। जस्ट यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक देखेंगे, फिर वायरिंग समझाएंगे आपको। आपको देखिए यहाँ पर पावर टर्मिनल दिया है, जो कि यहाँ पर पावर टर्मिनल यहाँ पर है RYB और न्यूट्रल, RYB और न्यूट्रल, और इसके साथ अर्थ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर RYB और न्यूट्रल और साथ में से अर्थ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ तक। तो RYB और न्यूट्रल और अर्थ के पॉइंट आपने समझ लिया टर्मिनल पे। फिर पावर टर्मिनल जो है यहाँ पर देखिए, पावर टर्मिनल ये कंप्लीट हो गया। ये भी आपका यहाँ से पावर टर्मिनल है, जो कि स्टार डेल्टा का जो मोटर है उसके ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर देखेंगे आप लिखा होगा U1 V1 W1 और U2 V2 W2, ठीक है। और उसके साथ अर्थ के लिए भी पॉइंट यहीं से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए U1 V1 W1 U2 V2 W2, ठीक है। हमने तीन मोटर से आपका 6 तार आएंगे, एक तरफ के कनेक्शन के 3 तार, दूसरे तरफ के 3 तार। तो RYB हमने यहाँ पर जोड़ दिया, दूसरा RYB यहाँ पर जोड़ देते हैं। और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम अपने जो कंटिन्यूटी होती है उसको चेक करके ही करते हैं, ठीक है। उसको भी समझेंगे। लिमिट स्विच टर्मिनल आपको दे रखा है यहाँ पर, जो कि हमारा लिमिट स्विच टर्मिनल यहाँ पर समझ में आ रहा हो। अब लिमिट स्विच टर्मिनल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये क्या किया गया है, इसको लूप कर दिया गया। मतलब इसको लूप नहीं करेंगे तो पूरा प्रोसेस काम नहीं करेगा, कोई काम आपका स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि लिमिट स्विच हम इस्तेमाल अगर करते तो ठीक है, नहीं किए तो नहीं किया। तो हम नहीं किए हैं लिमिट स्विच का, जो कि 11-12 है लिमिट स्विच का टर्मिनल, ठीक है। तो आपने टर्मिनल भी समझ लिया। अब हम चलते हैं इसका पावर वायरिंग समझते हैं। सबसे पहले पावर वायरिंग समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसका कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। अब पावर वायरिंग में ध्यान से देखिएगा, तो सिंपल है। मेन सप्लाई जो कि 3 फेज़ का है, 415 वोल्ट यहाँ पर आता है। 10 स्क्वायर mm का इसमें 4 कोर का केबल यूज किया गया है, ठीक है, जो सील्डेड केबल है। तो यहाँ पर समझिए मेन पावर सप्लाई जो आता है, उसके बाद जाता है 10 स्क्वायर mm केबल के साथ वायर। ये जो अपना 10 स्क्वायर mm का जो वायर है, केबल है, वो आता है, और RYB, ठीक है, और न्यूट्रल। तो यहाँ पर RYB को लेता है और ये देता है एक मेन स्विच को। अब मेन स्विच कहाँ है, तो मेन स्विच यहाँ लगा है, ठीक है। ये मेन स्विच है, इसको जस्ट आप पीछे साइड में देखोगे, यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर मेन स्विच लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सिलेक्टर स्विच के रूप में है, इसको आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी ऑन पोजीशन पे है तो ऑन हो गया। अभी हम इसको करते हैं ऑफ, तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर मेन सप्लाई यहाँ पर आता है, उसके बाद न्यूट्रल इस सेलेक्टर स्विच में नहीं गया हुआ, मतलब इस मेन स्विच में नहीं गया। उसके बाद ये मेन स्विच से आउट होता है और R1 Y1 और B1 बन जाता है। देखो यहाँ पर R1 Y1 और B1 बन गया, R1 Y1 और B1 बन गया, ठीक है। और ये निकल कर आता है डायरेक्ट, कहाँ आता है, यहाँ पर। देखो यहाँ से आपको निकला, उसके बाद जाता है पहले आपको इंडिकेटर में, यहीं से इसी में से लूप करके इंडिकेटर को चला जाता है, ठीक है, इंडिकेटर को चला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आया R1 Y1 B1, और इसमें से ही लूप करके इंडिकेटर को चला गया, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर RYB 3 फेज़ का इंडिकेटर, और उसके साथ न्यूट्रल जो आया है वो न्यूट्रल भी उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो ये R, Y और B का इंडिकेटर है, और यहाँ से क्या होता है, यहीं से जैसे ही मेन स्विच ऑन करेंगे तो इंडिकेटर को पावर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद MCB से यहाँ से पावर आउट होता है 3 फेज़, और उसी में से एक फेज़ यूज कर लेते हैं, R1 को हम यूज करते हैं और न्यूट्रल को यूज कर लेते हैं, किसमें 2 पोल का जो कंट्रोल का 6 एम्पीयर का MCB है वहाँ पर। देख रहे हैं आपको यहाँ पर 2 पोल का 6 एम्पीयर का MCB है, थोड़ा नज़दीक दिखाऊँ, इसमें R1 यूज किया गया है और न्यूट्रल यूज किया गया, ठीक है। और यहाँ से ये आउट होता है, देखो समझते चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ समझ रहे हैं, तो R1
और न्यूट्रल यहाँ से आउट होता है और 6 एम्पीयर का एमसीबी जाता है जो कंट्रोल का है। उसमें से उसके बाद यहाँ पर 0.75 स्क्वायर mm का क्या होता है वायर यूज किया जाता है। और यहाँ से जो आउट होता है ये वाला R1, वहाँ से ये 1 बन जाता है। यहाँ से क्या बन जाता है 1, यहाँ पर दिखाओ, यहाँ से 1 बन जाता है। आपको पढ़ना समझा रहे हैं दोस्तों और दिखाते भी चल रहे हैं। और इसके बाद जाता है 1 जो है ये जाता है इमरजेंसी पुश बटन, जो कि इमरजेंसी स्टॉप पीबी है, इमरजेंसी स्टॉप पीबी में जाता है। और यहाँ पर 2 आपको लगे हैं एलिमेंट। इमरजेंसी कौन सा है, ये है, दिखाओ यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप का ये है, इमरजेंसी स्टॉप का ये है। इसको हम दबा देंगे तो स्टॉप हो जाएगा और इसको दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने पावर ऑन कर रखा है और यहाँ पर अगर ब्लेंड हमारा अगर ये हमने ऑन है, ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया तो इमरजेंसी लग गया और कंट्रोल का सारा सिस्टम बंद होगा। ये कंट्रोल में नहीं है, ये हमारा इंडिकेटर है, ये आप समझ गए होंगे। अभी हटा लेते हैं तो ये जो भी अपना प्रोसेस काम होगा वो चलेगा। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, इंच में चलाएंगे तो इंच में चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। देखो तो यहाँ से कहाँ जाता है, इमरजेंसी में जाता है। और इमरजेंसी में देखो एक पॉइंट पे जाकर दो पॉइंट, एक एनओ लगा है, एक एनसी लगा है। यहाँ पर देखोगे तो दो दिखेगा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमरजेंसी का है, इसमें 2 पॉइंट है, एक एनओ का एक एनसी का, और यहाँ पर दोनों पर एक लूप है, ठीक है, लूप है ना। मतलब यहाँ पर देखो एक आया और यहाँ से इमरजेंसी पुश बटन हो गया, इमरजेंसी पुश बटन को जाता है। और इस पुश बटन में क्या है तो 2 है, एक एनसी है और एक एनओ है। ये एनओ पे भी जा रहा है और इमरजेंसी पे भी जा रहा है, एनसी पे जा रहा है। तो एनसी से बन के निकलता है 2 और एनओ से बन के निकलता है 20। देखो यहाँ पर ध्यान से 20 निकल के बनता है यहाँ पर एनओ से, और 2 बन के निकलता है एनसी से। एनसी से 2 बन के निकल रहा है, एनओ से 20 बन के निकल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये 20 चला जाता है आपका इमरजेंसी इंडिकेटर का, 20 चला जाता है इमरजेंसी इंडिकेटर को। अब इमरजेंसी इंडिकेटर कहाँ है, यहाँ पर देखो इमरजेंसी इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल आ गया तो इमरजेंसी इंडिकेटर जैसे लगाओगे तो यहाँ पर पावर आएगा, दबोगे तो ये एनसी बन जाएगा, एनओ तो पावर आ जाएगा, या ऑन हो जाएगा और इंडिकेटर कर देगा और एनसी लग गया। एनसी जब रहता है नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ से पावर यहाँ आता है, लेकिन जैसे ही दबाते हैं तो एनओ बन जाता है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट हट जाते हैं। तो यहाँ पर ये चला जाता है कंट्रोल के लिए। अब यहाँ पर से 2 जो है वो कंट्रोल के लिए चला जाता है और जो न्यूट्रल है वो कंट्रोल सप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब कंट्रोल के लिए आप 2 और न्यूट्रल यूज कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अब समझते हैं ये जो 3 फेज है कंडक्टर के लिए जो पावर जाता है, जो आप तो दोस्तों हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब यहाँ से जो पावर है वो ये यही वाला पावर R1 Y1 और B1 जो यहाँ से निकला था वो आप देखोगे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, R1 Y1 B1। ये इंडिकेटर के पास हम चले गए थे, उसके बाद कंट्रोल में चले गए थे। अब यहाँ से पावर जो है आप देखोगे एक 63 एम्पीयर का एमसी में जाता है, जो कि 10 स्क्वायर mm का आपका वायर है, और 3 पोल का 6 एम्पीयर 3 पोल का 63 एम्पीयर का एमसीबी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से R2 और Y2 और B2 के रूप में निकलता है। देखो यहाँ पर R2 Y2 B2। अब यहाँ पर देखो यहाँ से जो निकला वो बन जाता है R2 Y2 और B2। तो यहाँ से यहाँ से R1 था, यहाँ के बाद R2 Y2 और B2 बन जाता है। अब ये R2 है, ये आप देखोगे Y2 है और ये B2 है। यहाँ पर इंडिकेट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से R1 R2 Y2 और B2 ये मेन कंडक्टर को जाता है। यहाँ से मेन कंडक्टर को R2 Y2 और B2 आ गया, और मेन कंडक्टर से आपका आउट होता है ओवरलोड रिले से होते हुए। यहाँ पर देखो इसके बाद ओवरलोड रिले लगा हुआ है। उसके बाद ये बन जाता है, यहाँ से निकलता है और चला जाता है U1 V1 और W2 बन जाता है। देखो U1 V1 और W1 बन जाता है, W1 बन जाता है, और ये चला जाता है यहाँ पर U1 V1 और W1 के पास कंप्लीट। उसके बाद देखो यहाँ पर
यहाँ पर इसके बाद मेन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार डेल्टा का कंडक्टर ये है। तो डेल्टा के लिए आपको देखो R2 यहाँ पर है, ठीक है, R2 यहाँ पर मतलब तीसरे नंबर पे, और B2 आपका जो आप देखोगे B2 लास्ट वाला है वो बीच में आ जाता है, ठीक है, और जो बीच वाला है जो Y2 है वो फर्स्ट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बन गया, दिखाओ। तो ये इधर से R2 B2 और Y2 कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये बन के निकलता है U2 V2 और W2, ठीक है, और यहीं से ये लूपिंग चला जाता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक लूप बना करके इसको जो C3 कंडक्टर है उसको दे दिया जाता है, यहाँ से दे दिया जाता है C3 को, और ये आपका यहाँ पर शॉर्ट कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर ये वाला आपको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया स्टार डेल्टा का पावर वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ से जो U2 V2 W2 निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर आता है U2 V2 और W2, जो यहाँ से लूपिंग नहीं करके आपने लूपिंग देखो यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दो तार वायर दिख रहा है, एक में दो, एक में दो, ये यही है U2 V2 W2 यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने ये पूरी चीज़ें आपने समझ लिया, पावर भी समझ लिया और कंट्रोल के लिए जो वायर निकला है वो भी आपने समझ लिया। उसके बाद आपका जो तीसरा, ये 3 पेज कंप्लीट हो गया, चौथा पेज को समझते हैं। इस पेज में दोस्तों आपको क्या है, कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल। तो आपने देखा था कि 2 नंबर क्या था, कंट्रोल का वायर था और न्यूट्रल यहाँ पर आ गया, कंट्रोल के लिए सप्लाई आ गया, एक फेज जो कि 2 नंबर से आउट हुआ है और न्यूट्रल यहाँ से। तो आपको 2 नंबर कहाँ से आया था मैंने बताया भी था और एक बार रिवाइज भी करा दूँ आपको। 2 नंबर कहाँ से आया था, तो यहाँ से आपने देखा था, ये 2 नंबर का कहाँ से आया था, ठीक है। जो इमरजेंसी पुश बटन है उसके जो NC है उससे आउट हुआ था 2 नंबर, वो है यहाँ पर। अब कंट्रोल की यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये कंट्रोल के लिए पावर जो निकलता है 2 नंबर बन के, वो जाता है 2 जगह पर, एक तो जाता है ओवरलोड रिले को और एक टाइमर को, ठीक है। तो ये पहले समझ लेते हैं इतना, फिर टाइमर को समझते हैं। टाइमर सिंपल है, 2 नंबर से टाइमर को आता है, और ये टाइमर कौन सा है, टाइमर ऑफ ऑन, टाइमर ऑफ ऑन। ये टाइमर है अपना ये वाला, देखो टाइमर ऑफ ऑन, टाइमर ऑफ ऑन, जो कि प्रोसेस टाइम के लिए है, ठीक है। ऐसे जिसको हम ऑन करते हैं और ये अगर ऑफ़ कर देंगे तो प्रोसेस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आता है ये 23 नंबर बन जाता है टाइमर की, पहले समझ लेते हैं इसी को। तो ये क्या बन जाता है, 23 नंबर टाइमर का। यहाँ से जो NO यूज किया गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर NO। अब यहाँ से क्या बन जाता है, 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर बन करके टाइमर को, ये टाइमर जो है अपना उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे हम इसको ऑफ करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये अपना प्रोसेस टाइमर है, ठीक है। अब यहाँ ये प्रोसेस टाइमर का ये वाला सिलेक्टर स्विच है, देखो यहाँ पर तीसरा नंबर, ठीक है, ये नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 नंबर आया और 23 बन गया, 2 नंबर आया और 23 बन गया। उसके बाद कहाँ चला जाता है, टाइमर को, तो 23 बन करके और टाइमर को आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये टाइमर का है ना, तो टाइमर के यहाँ पर 1 नंबर पे फेज दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और 2 नंबर पर न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दे भी रखा है 1 और 2 का, ये टाइमर का है, ये कंट्रोल का इसका। तो यहाँ पर दे भी रखा है कि आपको यहाँ पर 1 और 2 पर, 1 पर फेज 2 पर न्यूट्रल देना है। तो 22 जो है, जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या बन के आया था, 23। देखो यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ पर डायग्राम में कर रखे हैं, 22 ले 23 है, तो 23 यहाँ पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये न्यूट्रल आप दिख रहा है ना, दे दिए डायरेक्ट, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस डायग्राम के माध्यम से आप पूरा पॉइंट समझते चलिए। अब यहाँ से 2 नंबर एक जाता है ओवरलोड रिले को, देखो यहाँ से आया ओवरलोड रिले के। अब ओवरलोड रिले में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है NO का और एक होता है NC का। NO ओवरलोड में जब ट्रिपिंग होता है ना तब काम करता है, तो यहाँ से पावर ओवरलोड रिले को NO पर दे दिया गया और NC को भी दिया गया। देखो यहाँ पर
देखो ये 95 आपका NC है और 97 NO है, ठीक है। तो यहीं से इन दोनों का लूप कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से लूप कर दिया गया और ये 2 नंबर का ही पावर है, 2 नंबर पावर दोनों पर दे दिया गया है। उसके बाद 96 NC है, दिखाओ नज़दीक से, 96 NC और 98 NO है। जो पावर 97 पे आएगा, ट्रिप होगा तो ये एक्टिवेट होगा तो 97 पावर इस पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और ये यहाँ से लूप भी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम होता है, सेम है। ट्रिप के लिए यहाँ से पावर चला जाता है और अब जो कंट्रोल के लिए जाता है यहाँ से हम दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ट्रिप के लिए आ गया डायरेक्ट 10 नंबर बन करके, और जो अपना इंडिकेटर है ओवरलोड ट्रिप का उसको चला जाता है। अब ओवरलोड का जो ट्रिप का इंडिकेटर है वो ये रहा, ओवरलोड मतलब ब्लेंडर ट्रिप। जब ये अपना स्टार्टर ट्रिप होगा तो इसका इंडिकेटर ब्लेंडर ट्रिप में आएगा। और यहाँ पर देखो ये ब्लेंडर ट्रिप के लिए क्या है पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हो ट्रिप के लिए 10 नंबर, तो 10 नंबर जो पॉइंट है वो ट्रिप में आ जाता है। ये ट्रिप का इंडिकेटर है, ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट है और यहाँ पर ट्रिप करा देगा, ठीक है। अब ऑन तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से जो निकलता है वो 11 बन जाता है, मतलब कि जो NO NC से 95 NO कॉमन होता है और 96 इसका NC पॉइंट होता है। तो यहाँ से ये दोनों NC होते हैं, तो यहाँ से ये निकलता है क्या बन करके, ये बनकर निकलता है 11 नंबर। अब इसके बाद आता है लिमिट स्विच, ठीक है। अब ये लिमिट स्विच का पॉइंट यहाँ रहा, ठीक है, देखो ये लिमिट स्विच का पॉइंट यहाँ रहा। अब लिमिट स्विच क्या होता है, कहीं हमें लगाना है लिमिट स्विच, जो इसको जैसे दबाते ही ये क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा। जैसे ही लिमिट स्विच को छोड़ देंगे तो ये ऑफ करा देगा, ठीक है। मतलब कि किसी ढक्कन को खोलते हैं तो उस वक्त वहाँ पर लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें लिमिट स्विच का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको लूप कर दिए। तो लिमिट स्विच को आता है 11 नंबर, देखो 11 नंबर लिमिट स्विच का गया, यहाँ पर नज़दीक से दिखाओ 11 नंबर। और वहाँ से लिमिट स्विच से होकर के जो आता है उसको 12 नंबर बोल दिया गया है। तो लिमिट स्विच से हो करके 12 नंबर पे आ जाता है। अब 12 नंबर से जो पावर निकलता है वो जाता है टाइमर का, देखो NC। अब टाइमर जो है उसका NC पे जाता है, ठीक है। अब टाइमर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है टाइमर, ठीक है। अब टाइमर के NC पे जाता है। अब टाइमर का NC यहाँ पर आप देखोगे, सिंपल तरीका है, टाइमर का NC देखो यहाँ पर ये 4 और 5 ये NC है, ठीक है। टाइमर का देखो यहाँ पर 4 और 5 NC है। तो 4 और 5 ये 13 नंबर जो है वो आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर पे। और 4 से जैसे कि यहाँ पर देखो, उसके बाद समझो 12 नंबर से आता है, सॉरी 12 नंबर से आता है, यहाँ पर देखो डायग्राम में 12 नंबर से आता है और उसके बाद 13 पे चला जाता है। तो 12 नंबर आया टाइमर के 4 नंबर पर लग गया और वहाँ से आउट होकर 5 नंबर, ये 13 बन करके ये निकलता है। और उसके बाद आता है इमरजेंसी जो स्टॉप पुश बटन है, उसके ब्लेंडर का स्टॉप और स्टार्ट पुश बटन है वहाँ पर जाता है। देखो अब ये ब्लेंडर के स्टॉप पुश बटन हो जाता है। अब स्टॉप पुश बटन ये है और यहाँ पर जाता है, दोनों एक बनते हैं, स्टॉप पुश बटन जाता है, उसके बाद जाता है स्टार्ट पुश बटन को। अब यहीं से देखो यहाँ पर 14 नंबर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है तुम्हारा स्टॉप पुश बटन और ये है स्टार्ट पुश बटन। तो यहीं से ये 13 नंबर जो है वो आता है यहाँ पर NC पे और आउट होता है 14 बन करके, आउट हो गया 14 बन करके। और ये 14 नंबर जो है आपका, जो देखो ध्यान से यहाँ पर स्टार्ट का पुश बटन को जाता है, देखो 14 नंबर स्टार्ट के पुश बटन को भी आया, ये स्टार्ट का पुश बटन है। और 14 नंबर चला जाता है यहाँ पर इंच पुश बटन को। अब इंच पुश बटन को देखो यहाँ पर 14 नंबर आया हुआ है, ठीक है। ये इंच पुश बटन है, इसमें 2 लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक NO लगा है और एक NC लगा है। तो एक NO एक NC इसमें लगा है। तो NO पर देख लो, यहाँ पर ये है NO और ये है NC। तो 14 नंबर दोनों पर लगा हुआ है। तो इस NC पर भी 14 नंबर लगा है और NO पर भी 14 नंबर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से जो इंच से आउट होता है उसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन को देखते हैं। तो 14 नंबर जो स्टार्ट पुश बटन आया है वहाँ से आउट होता है, जैसे 14 नंबर पर आया स्टार्ट पुश बटन पर, यहाँ से आउट होता है और ये 16 बन जाता है। देखो यहाँ पर 16 बन जाता है। अब 16 बन के यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 लिखा है,
ये वाला पॉइंट जो है ये 16 बन जाता है, ठीक है। अब ये 16 जो है वो कहाँ जाता है उसको समझेंगे। यहाँ से 16 आउट होता है उसको भी समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये पर ही। तो देखो यहाँ पर इंच का पुश बटन है, उससे वो जाता है कंडक्टर के C1 कंडक्टर के NO पर, ठीक है। और इसका जो एक पॉइंट है जो 16 नंबर है, देखो यहाँ पर ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर, यहाँ पर भी एक 16 नंबर बन के निकलता है। NO जो है यहाँ पर NO का इस्तेमाल 16 के लिए किया गया है, ये भी 16 ही है। 15 के बाद जो आउट होता है वो 16 बन जाता है। यहाँ पर देखो 14 से ये आउट हुआ, ठीक है। NO में पुश बटन देखोगे तो आपको NO से 16 ही निकलता है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको समझते हैं यहाँ से क्या निकलता है, आपने देख लिया। तो यहाँ देखो अब स्टार्ट पुश बटन से जो बन के निकला है 16, और जो इंच में है उसमें 2 पुश बटन लगे हुए हैं, एक NO का और एक NC का, ठीक है, वो भी दिखा दिया मैंने। अब यहाँ से जो पॉइंट है उसको समझिए। स्टार्ट से पुश बटन से जो निकला वो जाता है कहाँ पर, तो वो जाता है कंडक्टर के C2 के NC पॉइंट पे, और जो यही जाता है C3 के NO पॉइंट पे। अब देखो मतलब 16 नंबर पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो C3 जो कंडक्टर का तीसरा नंबर है, ये C3 है, C3 कंडक्टर है, इसके आप देखोगे तो ये जाता है C3 के, देखो यहाँ पर NO पर, C3 के NO पर। अब C3 का NO कहाँ है, तो देखो ये वाला NO है, देखो यहाँ पर नज़दीक से दिखाओ थोड़ा सा, ये NO पॉइंट है, ठीक है। और ये NC एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये NO है, तो इसी NO पर चला जाता है। तब NO कहाँ है, कितना नंबर बन गया, 16 नंबर बन गया। तो 16 यहाँ पर देखो NO पर लगा है, और उसके बाद ये 17 बनकर आउट होता है। क्या बनता है इसको समझ लेते हैं। ये NO से आउट हुआ और 17 बन कर के निकलता है, ठीक है। और 17 बनकर निकलता है और वो चला जाता है डायरेक्ट जो C1 कंडक्टर है उसको। तो 17 बन के निकला और ये चला जाता है C1, जो C1 है ना, कंडक्टर 1 है उसके A1 पर। अब A1 कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका A1 ये है और A2 ये है, ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। तो 17 नंबर आके यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर समझ आ गया, और C2 जो है, C2 को, अब C3 को समझ में आ गया। C2 को जाता है यही 16 नंबर, C2 को भी जाता है, और लेकिन वो जाता है NC पर। C2 ये हो गया और इसके NC पे जाता है 16 नंबर, देखो ये 16 नंबर है, ये जाता है NC पर। तो यह NC है, दिख रहा है ना, ये NC है, NC पे जाता है, और उसके बाद ये 19 बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है, यहाँ पर डायग्राम में देखो 19 बन के निकला है, और वो जाता है कहाँ पर, आपके 19 नंबर जाता है आपका, जो देखो यहाँ पर 19 नंबर वो टाइमर को जाता है। कहाँ जाता है, जो स्टार डेल्टा टाइमर है उसको जाता है, ठीक है। 19 नंबर देखो यहाँ पर ये स्टार डेल्टा के यहाँ पर आ गया, A1 पर आ गया, और यही 19 नंबर यहाँ पर ये लूप हो जाता है और ये कॉमन पर दे दिया जाता है। देखो यहाँ पर यही 19 नंबर स्टार डेल्टा के कॉमन पर भी जुड़ गया है, यहाँ पर जुड़ गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये टाइमर भी ऑन होगा तो यहाँ भी पावर आएगा। और टाइमर का NC यूज किया गया है C3 कंडक्टर को। अब इसका NC क्या है, 16 नंबर है NC, तो ये 20 बन के निकलता है यहाँ से, और 20 बन के जाकर C3 को ऑन कर देता है। अभी 20 बना, उसके बाद 20 जा कर के C3 ये है उसको ऑन कराता है। देखो यहाँ पर 20 नंबर A1 पर लगा हुआ, ध्यान से देखो 20 नंबर ये C3 का कंडक्टर का A1 है, यहाँ पर लग गया। उसके बाद न्यूट्रल डायरेक्ट सबको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो सारे को न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल उठाया, ओवरलोड रिले के इंडिकेटर को दे दिया, C1 को दे दिया, और बाकी ऑन का इंडिकेटर C2 का और C3 का, टाइमर का, सबको न्यूट्रल दे देता है, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये पॉइंट देखो, इसके बाद देखो यहाँ से जो निकला था वो C3 को वो ऑन के पॉइंट पर निकला था, ठीक है। देखो यहाँ पर C3 के ऑन का देख लिया था आपने, जिसके द्वारा मेन को ऑन कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो पावर है C3 वो NC यूज कर लिया गया, ठीक है ना। इसके बाद जो पावर है वो C3 का NC यूज किया गया,
और यहीं से पहले ही यहाँ से आउट होता है, उस 17 नंबर चला जाता है और ये बन जाता है C3 और ये आता है कहाँ पर, जो NC है ना C3 का, उसके ऊपर, यहाँ से C3 के NC पर। अब C3 का NC कहाँ है, ये है 17 नंबर जो है C3 के NC पर भी आया है। उसके बाद 18 बन के निकला है, 18 बन करके निकला है और वो चला गया है इंडिकेटर को, ऑन इंडिकेटर। ठीक है, देखो ये जा गया जो यहाँ पर इंडिकेटर है ना, ये तो C2 का ऑन, C2 को ऑन भी कराएगा, C2 को ऑन भी कराएगा और वहीं से यहाँ पर जैसे ही C2 ऑन होगा उसके बाद ये भी ऑन हो जाएगा। C3 का NC यूज किया गया है दोस्तों, ये C3 का NC और C3 के NC के बाद वो बन जाता है 18 नंबर, वो चला जाता है आपको 18 नंबर जो है ये चला जाता है, ये C2 को ऑन भी करा रहा है और 18 नंबर ऑन का भी इंडिकेटर दे रहा है। जैसे ब्लेंडर ऑन होगा वो 18 नंबर, यहाँ से देखो यहाँ पर इसका NC से 18 नंबर आया और 18 नंबर जो बन करके निकला वो जाता है यहाँ, और यहाँ से बन के निकला और वो जाता है आपको इन दोनों पर, जो हमारा C2 का कंडक्टर है उसके ऊपर A1 पर। देखो C2 का A1 है ना, उस पर भी 18 नंबर आ गया और ऑन का इंडिकेटर है उसके ऊपर भी 18 नंबर आ जाएगा। देखो ये ऑन का इंडिकेटर है, ऑन का, इसके ऊपर भी 18 नंबर आ जाएगा। ऑन का इंडिकेटर है, इसमें भी 18 नंबर है ना। तो ये यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने ये सारे समझ लिए, यहाँ का पॉइंट बाकी था। जैसे कि आप 15 नंबर आउट हुआ था, ये 15 नंबर आउट हुआ, वो जाता है, अब जैसे यहाँ पर देखो इंच वाले में, तो इंच वाले में NO से जो निकलता है वो 16 नंबर बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाता है। जो यहाँ से आउट हुआ था स्टार्ट पुश बटन से, वहाँ से आउट हुआ था, उसको ला करके NO में दे दिया जाता है इंच वाले पे। और उसके बाद यहाँ से जो C1 का NO यूज कर लिया जाता है, जो इंच का NC से निकलता है 15 नंबर, उसको आपने यूज कर लेना है। देखो यहाँ पर इंच वाले में ये इंच का है ना, ये इंच का है पुश बटन, यहाँ पर दो पॉइंट हैं। यहाँ पर देखो, एक तो 15 नंबर जो यहाँ से बन के निकलता है NC से, और ये 16 नंबर के बारे में बता ही दिया था। अब ये 15 नंबर जो बन के निकलता है वो जाता है, ये 16 बन के निकलता है, ये जाकर 16 में कनेक्ट हो जाता है। पुश बटन का आउटपुट भी 16 से निकलता है, ये दोनों को लूप कर दिया गया होता है। और 15 से जो आउट होता है वो जाता है C1 के NO पर। 15 से जो निकलता है, 14 से 15 बन के निकलता है, वो जाता है C1 के NO पर। अब देखो यहाँ पर C1 के NO पर, C1 के NO पर है। बस अब ये C1 कौन होगा, ये हो गया कंडक्टर। अब इसका C1 के NO कहाँ पर होंगे, तो C1 का NO यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला ये RYB हो गया। उसके बाद एक NO कंटेक्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नज़दीक दिखाओ, देखो यहाँ पर NO लिखा हुआ, और नज़दीक करो NO। ठीक है, ये NO दिख रहा है ना आपको। अब तो इसका NO पड़ जाता है, ये क्या होता है, 17 बन जाता है। क्या बन जाता है, ये 17। अब ये 17 डायरेक्ट यहाँ पर लूप कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पावर भी मिल जाता है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये ओवरलोड के इस रिले को ऊपर बता दिया गया। ऑन का इंडिकेटर भी कंप्लीट हो गया। जैसे ये ऑन होगा C2, यहाँ पर ऑन का इंडिकेटर आ जाएगा। आपको यहाँ भी समझा दिया हूँ ये पॉइंट, जिसमें पावर आपको प्रोसेस टाइमर को मिल जाता है। अब प्रोसेस टाइमर में आपको देखेंगे तो एक टाइमर रीसेट का बटन है। तो यहाँ पर देखिए टाइमर रीसेट, तो टाइमर रीसेट के लिए आप देखोगे यहाँ पर, तो ये 7 नंबर रीसेट का है, 6 नंबर कॉमन है। ठीक है, और ये C2 से ही आएगा। ये देखो यहाँ पर स्टार्ट तभी होगा जब C2 से यहाँ पर NC रहेगा। C2 का जो आपका C2 है उसका NC यूज किया गया यहाँ पर। देखो कंडक्टर का C2 कंडक्टर है और उसका NC यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे आपने प्रोसेस टाइम को रीसेट करना है तो आप इसको दोनों को सटा दोगे तो रीसेट हो जाएगा। मतलब कि 6 और 7 को सटाओगे तो रीसेट हो जाता है। तो 6 और 7 के लिए रीसेट का जो रीसेट का टाइमर है, यहाँ रीसेट का बटन है। इसमें देखोगे 6 और 7 को रीसेट के लिए दे दिया गया। तो जो रीसेट का पॉइंट है आपको देख सकते हैं यहाँ पर, रीसेट के लिए 6 और 7 को एक में शॉर्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए कॉमन और रीसेट लिखा भी यहाँ पर, कॉमन और रीसेट।
यहाँ पर लाकर दे दिया गया। जैसे ही हम दबाएंगे तो ये सारे रीसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ ऑन करते हैं और इसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसे 9 कर दिया, 9 मिनट टाइम सेट कर दिया, अब इसको रीसेट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, तभी तो काम चलेगा। ठीक है, अगर 7 सेट है तो 7 आएगा। अब जितना हम टाइम सेट कर रहे होंगे, ठीक है, जितना हम टाइम सेट कर रखा उतना आ गया। अब देखो अगर मैं 9 चाहता हूँ तो ये 9 कर दिया, उस पर सेट बटन है, सेट कर दिया, अब ये 9 सेट हो गया। उसके बाद दबाते हैं तो ये 9 आ गया, तो ये रीसेट का बटन है। ठीक है, तो ये रीसेट का समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो है टाइमर तभी काउंटिंग करना चालू होगा जब देखो स्टार्ट, टाइमर का काउंटिंग स्टार्ट तभी होगा जब हम इस कॉमन से पावर स्टार्ट को देंगे, एसटी को देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एनसी से एक एसटी को आया हुआ है। देखो एसटी जो ये है ना बीच वाला ये एसटी है, और ये वाला है, ये यहाँ कॉमन से एक तार लिया गया है और जो चला गया है जो अपना स्टार का, तो ये रीसेट एसटी जो है यहाँ पर ये बीच में जो पॉइंट है, ये जो 11 नंबर है वो एसटी का है। मतलब कि टाइमर को जैसे ही आप इसको पावर दोगे, जैसे ही यहाँ पर ये जैसे कि ये एनसी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओके रहेगा। जैसे ही ये हट जाएगा, यहाँ पर पावर आना हटेगा, जैसे ही हटेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट के लिए ये एसटी जो पॉइंट है वो टाइमर जो अपना C2 का NC यूज किया गया। तो देखो यहाँ पर कॉमन आ गया, कॉमन कहाँ से आया हुआ है, ये कॉमन आया टाइमर का जो कॉमन है वहाँ से, उस टाइमर का कॉमन वहाँ से आया और ये NC पे लगा, और यहाँ से ST जो ST मतलब कि काउंटर स्टार्ट, जैसे ये ऑन होगा तो NC क्या बन जाएगा, ये ऑन होगा तो NC क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। तो यहाँ से पावर जो आ रहा है कॉमन से जो वहाँ पर सिग्नल जा रहा था वो हट जाएगा, जैसे हटा तो टाइमर काउंटिंग करना चालू हो जाएगा। और टाइमर क्या है 9 मिनट सेट है, तो 9 मिनट से चलेगा, उसके बाद हमारा पूरा ब्लेंडर स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये पूरा पैनल को क्या कर देगा, जो कंट्रोल है उसको बंद कर देगा और अपना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा वायरिंग है, और पूरा वायरिंग के साथ आपको हमने डायग्राम के साथ पूरा समझाया है। और इसके पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि ये 25 HP का अपना मोटर है, उस पर कितने का एम्पेयर का कंडक्टर यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 25 एम्पेयर का 3 कंडक्टर यूज किया गया है, और बाकी ये सारी चीज़ आपको मैंने बता ही दिया है। और कोई भी डाउट होता है तो कंप्लेन करें, कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। आपको ये डायग्राम कैसा लगा, हो सकता है कोई डाउट हो, ये सारा मतलब कि क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें समझाए गए हैं, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। क्योंकि समय लगता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने में समय लगता है, एक एक करके हमने डायग्राम को पढ़ना समझाया है, इसमें कौन सा पॉइंट कहाँ गया है सब कुछ समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।